स्वागत है आप सभी का सीजी टेट के लिए सीडीपी की इस मैराथन क्लास में। इस वीडियो में हम लोग लगभग 200 हाई लेवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे 44 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 44 क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे लगभग 200 क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में हमने 44 के लगभग 3 सेट शामिल किए हैं। उसके अलावा हमने 33 क्वेश्चन के 2 सेट शामिल किए हैं। तो लगभग हम यहाँ पे 200 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू कैसा होगा, तो असर्शन रीजन पे बेस्ड होगा, साथ ही साथ कोड बेस्ड होगा और नॉर्मल क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन वाले आते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक, तो आपका सीडीपी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा। सीडीपी के थ्योरी का मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, देन डेफिनेटली आप एक बेहतरीन स्कोर करेंगे सीडीपी में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। विकास के संदर्भ में प्लास्टिसिटी का क्या अर्थ है? प्लास्टिसिटी, जिसे हिंदी में नमनीयता भी कहते हैं। विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है और स्थिर है, ऐसा तो गलत है। विकास एक कठोर प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, ये भी गलत है। विकास डेवलपमेंट क्या है, कुछ हद तक मॉडिफिएबल होता है। विकास अनुभव और वातावरण के आधार पर परिवर्तनशील और संशोधन योग्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। विकास केवल बाल्यावस्था तक ही होता है। जो केवल वाला शब्द है वो तो वैसे भी निगेटिव है, ये क्या है, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, आप एलिमिनेशन करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। विकास अनुभव और वातावरण के आधार पर परिवर्तनशील है और संशोधन योग्य है, मॉडिफिएबल है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला है, विकास में केवल संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो केवल वाला तो वैसे भी निगेटिव है, कट जाएगा। विकास बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। अगला देखते हैं। अभिकथन है, एक 6 माह का शिशु क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हो सकता। रीज़न है इसका, परिपक्वता जो मैच्योरेशन है सीखने के लिए एक जैविक आधार और सीमा निर्धारित करती है। भाई इसमें असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, क्योंकि 6 महीने का शिशु क्रिकेट खेलने के लिए सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर के जो मसल्स है, जो मांसपेशियाँ है, अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो क्रिकेट खेल सके। क्योंकि परिपक्वता क्या है, समय के साथ आते हैं, है ना। और परिपक्वता सीखने के लिए जैविक आधार और सीमा तय करता है, निर्धारित करता है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाल विकास के किस चरण को गैंग एज या टोली अवस्था के रूप में जाना जाता है? ये तो वेरी सिंपल है, आप सभी लोग इसको आराम से पहचान सकते हैं। शैशवावस्था नहीं होगा, अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, लेटर चाइल्डहुड को, उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज टोली अवस्था के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार विकास किसका परिणाम है? अब देखिए किसके अकॉर्डिंग पूछे गए, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग विकास किसका परिणाम है, तो अनुवांशिकता इनटू वातावरण का, इसका गुणनफल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकता प्लस वातावरण नहीं होगा, अनुवांशिकता माइनस वातावरण नहीं होगा, केवल अनुवांशिकता भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, अनुवांशिकता इनटू वातावरण का गुणनफल। क्लियर है, चलिए। किशोरावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में सही मिलान चुनें, आपको मिलान करना है। वीर पूजा, तो सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। किसी आदर्श की नकल करना, वीर पूजा इसमें आएगा। 1 का 3, यहाँ पे नहीं लिखते, इसको यहाँ लिखते हैं। 1 का क्या आएगा, तो 3 आएगा। काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब सब मुझे ही देख रहे हैं, इसका क्या आएगा, पहला आएगा। व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेवर, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ऐसा कौन सोचता है, तो ऐसा सोचता है किशोरावस्था में, है ना। तो दूसरा आ जाएगा तीसरे का, दूसरा आ जाएगा तीसरे का। तो इस हिसाब से 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। पहले का तीसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन है, विकास की प्रक्रिया में विराम या पड़ाव नहीं होते, यह एक सीधी रेखा में चलती हैं, ऐसा कहना सही होगा क्या? तो ऐसा कहना तो गलत होगा। विकास वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, न कि रेखीय। देखिए दूसरा वाला तो एकदम करेक्ट है,
विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसे होता है स्पाइरल, ऐसे रेखिक नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल आर सही है। क्या क्या ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, ये तो गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल नहीं। ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर को पहचानना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। सवाल में क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। जो नहीं है वाले क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन करके आपको सॉल्व करना है। नहीं है मतलब क्या होगा, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो विकास का सिद्धांत है, तो कौन कौन से विकास का सिद्धांत है उसे ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत, ये तो विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। इसमें ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है और पूछे ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण कंजर्वेशन का गुण विकसित होता है। तो इसे हमने आपको निमोनिक से भी बताया है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, जो कब आता है तो इसमें आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदीगामक नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल नहीं होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल भी नहीं होगा। CCS कब आता है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालन पोषण शैलियों, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधिकारिक शैली, अथॉरिटेटिव में उच्च स्नेह और उच्च नियंत्रण होता है, ये तो एकदम करेक्ट है। हमने पढ़ा है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसमें हाई केयर होता है, साथ ही साथ हाई कंट्रोल होता है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरा है अधिनायकवादी शैली, अथॉरिटेरियन में कम स्नेह और कम नियंत्रण होता है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, ये क्या है, गलत है। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, जो नियंत्रण है वो ज़्यादा होता है लेकिन स्नेह कम होता है। नियंत्रण कैसे होता है तो नियंत्रण ज़्यादा होता है और स्नेह कैसे होता है, कम होता है, और यहाँ पे दोनों को कम कम कहा गया है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से केवल एक सही है, यस, पहला बस इसमें सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि केवल एक सही है, दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकथन है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना आयु, टॉय एज कहा जाता है, बताइए सही है क्या। तो देखिए पहला तो करेक्ट है, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको खिलौना आयु, टॉय एज कहा जाता है। दूसरा है, इसका तर्क दिया है, इस अवस्था में बच्चे सामाजिक समूहों या गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अब ये सही है क्या, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। बात किसका चल रहा है, पूर्व बाल्यावस्था का। जो रीज़न है, जो तर्क दिया है वो किसका क्वालिटी है तो उत्तर बाल्यावस्था का है। ये वाला जो क्वालिटी है, इस अवस्था में बच्चे सामाजिक समूहों या गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ये किसका क्वालिटी है, लेटर चाइल्डहुड का, उत्तर बाल्यावस्था का, पूर्व का नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेराटोजन क्या है। टेराटोजन के बारे में हमने आपको पढ़ाया है CDP के मैराथन क्लास में। ये क्या है, एक प्रकार का जीन जो आनुवांशिकता निर्धारित करता है, जीन है। एक बाह्य कारक जो जन्म पूर्व विकास में भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है, यस। टेराटोजन क्या होता है, एक बाह्य कारक है जो जन्म पूर्व विकास में भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विकास की दिशा के सिद्धांतों को सुमेलित करें। दो दिशा हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप दूराभिमुख, दूसरा हमने पढ़ा था सिफेलोकाउडल, शीर्षाभिमुख। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, इसको हमने आपको अच्छे से समझाया था। ये क्या है, तो ये है सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था हेड टू टो, सिर से पैर की ओर विकास, ये क्या है, हेड टू टो, इसी को आपको मिलाना था। तो देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल किस में आएगा, तो इसमें आएगा, दूसरा में, इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पहले का, और जो दूसरा शीर्षाभिमुख है सिफेलोकॉर्डल, इसका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का 1 बी का 2 गलत है,
ए का 2 बी का 1, ये क्या है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे मिलाना था आपको। याद रखेंगे सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर विकास होगा, हेड टू टो होगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन है विकास की दर रेट सभी बच्चों में एक समान होती है। ऐसा कहना तो क्या होगा, शुद्ध गलत होगा, ऐसा नहीं है। रीजन दिया है, तर्क दिया है इसका, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया प्रत्येक बच्चे के लिए अद्वितीय होती है। ये तो एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से ए सही है, आर गलत है, जी नहीं। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? जो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है उसे आपको बताना है। फाइन मोटर स्किल जिसमें हमारी छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है। दौड़ना, ये तो ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। कूदना ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। सीढ़ियाँ चढ़ना, ये भी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। सुई में धागा डालना, थ्रेडिंग अ नीडल, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। इसमें आपके हाथों की छोटी मसल्स, उंगलियों की मसल्स इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ आंखों के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। तो ये क्या होगा, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ध्यान देंगे किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है। तो लेव वाइगोस्की किसका बात करता है, ACL, सोशल कल्चर और लैंग्वेज। तो मूल कारण क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन, उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जी नहीं। संतुलन इक्विलिब्रियम, जी नहीं। मानसिक स्कीमा, मेंटल स्कीमास, जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन मूल कारण है किसका, संज्ञानात्मक विकास का। किसके अकॉर्डिंग, तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। डाउन सिंड्रोम के लक्षणों पर विचार करें। डाउन सिंड्रोम के लक्षणों को आपको यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। चपटा चेहरा और छोटी गर्दन, करेक्ट है क्या? तो ये तो एकदम करेक्ट है, डाउन सिंड्रोम का ये लक्षण है। यह केवल पुरुषों में होता है, जी नहीं। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा करेक्ट है। किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, 1 और 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। असर्शन है विकास निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। रीज़न है इसका, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने कार्यों और निर्णयों के लिए दूसरों पर कम निर्भर होते जाते हैं, ये रीज़न भी इसका करेक्ट है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। एक बच्चा जो निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया को सजीव मानता है, सजीव समझता है और मानता है कि उसे चोट लगने पर मेज को भी दर्द हुआ होगा, वह किस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है? तो सिंपल, किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, जीववाद को, एनिमिज्म को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो इसमें प्रकृति का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, तो सिंपल, प्रकृति किससे संबंधित है, तो हेरिडिटी, आनुवांशिकता से संबंधित है इसमें, ठीक है, किससे, हेरिडिटी से। और नर्चर किससे संबंधित है, तो इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, वातावरण से। क्लियर है, याद रहेगा, इन्वायरमेंट, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो प्रकृति के बारे में पूछा गया है, मतलब हेरिडिटी, आनुवांशिकता, हमारे आसपास का वातावरण, जी नहीं। जैविक आनुवांशिकता और जीन्स इससे संबंधित है। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन के कारक हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी आपसे पूछे गए हैं, कौन सा है ये आपको चुनना है यहाँ से। तो परिवार ये होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, उसके बाद स्कूल, ये तो सेकेंडरी है, मीडिया सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। निकट पड़ोसी, सिर्फ पड़ोसी बोला जाए तो वो हो जाएगा सेकेंडरी, लेकिन निकट पड़ोसी बोला गया है तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, 1 और 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है विकास के सभी क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसा कहना सरासर गलत होगा। ऐसा कहना क्या होगा, सरासर गलत होगा।
विकास के जो सभी पक्ष होते हैं, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो तो गलत है। रीज़न है, एक क्षेत्र में विकास हमेशा अन्य क्षेत्रों में विकास की भविष्यवाणी करता है। देखो, इसका जो तर्क दिया है, जो रीज़न दिया है, अब उस पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएँगे कि ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है। एक क्षेत्र में विकास हमेशा, हमेशा बोल दिया है ना, तो हमेशा अन्य क्षेत्रों में विकास की भविष्यवाणी करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपको हमेशा दिखे, केवल दिखे, ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का गुणसूत्री विकार है? टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है, ये किस प्रकार का गुणसूत्री विकार है। इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है। अगला है, यह केवल पुरुषों में होता है। यह महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति है। इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। अब बताइए, जो टर्नर सिंड्रोम है किस प्रकार का गुणसूत्री विकार है? तो ये है ऑप्शन सी। यह महिलाओं में एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में क्या सही है? जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जीनोटाइप क्या होता है, अंदर छुपी हुई विशेषता। फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें बाहर दिखते हैं, बाहरी लक्षण। फिनोटाइप आनुवांशिक संरचना है जो दिखाई नहीं देती, गलत बात है। जीनोटाइप बाहरी दिखने वाले लक्षण है, गलत बात है। जीनोटाइप स्थिर आनुवांशिक कोड है, फिनोटाइप अवलोकनीय गुण है। जी हाँ, यही हम अभी आपको बता रहे थे। जीनोटाइप क्या है, स्थिर है, जो आनुवांशिक कोड है। फिनोटाइप क्या है, अवलोकनीय गुण है, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो होता है फिनोटाइप। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था इंद्रियों के माध्यम से सीखना, तो ए का तो 2 हो जाएगा। किशोरावस्था अमूर्त चिंतन और पहचान संकट, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन है, विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक वोम टू टूम चलती है, बिल्कुल करेक्ट है। वृद्धि एक निश्चित आयु परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता है, रीजन भी एकदम करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक जुड़वा बच्चा दूसरे से बिल्कुल अलग दिखता है और उनका लिंग, जेंडर भी अलग है। ये किस प्रकार के जुड़वा बच्चे हैं, ये आपको बताना है। आइडेंटिकल ट्विंस है कि फ्रेटर्नल ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या सियामेस ट्विंस है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक जुड़वा बच्चा दूसरे से बिल्कुल अलग दिखता है। कैसे दिखता है, तो बिल्कुल अलग दिखता है और उनका लिंग, जेंडर भी अलग है। ये किस प्रकार के जुड़वा बच्चे हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो बेहद सिंपल है। ये क्या होंगे, ये होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस, द्वियुग्मज। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की ओर उन्मुख होता है? किस स्तर पर ये पूछा गया है, तो आपको स्तर बताना है यहाँ पे। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक स्तर तो होगा ही, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का, वो है ही। और इनके 3 ही स्तर है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इनके फिर 2-2 स्टेजेस और हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए किसका बात चल रहा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का। तो किस स्तर पर बच्चा आता है इसमें, तो वेरी सिंपल है, याद रखेंगे, ये आता है पूर्व परंपरागत स्तर पर, प्री कन्वेंशनल लेवल पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है, जिसमें हमारे शरीर का जो बड़ा मसल है वो यूज होता है? ग्रॉस मोटर स्किल बताना है आपको। तो देखिए, दौड़ने के लिए पैर का जो बड़ी मसल्स है उसका इस्तेमाल होगा, पूरी टांगों का इस्तेमाल होगा। तो ये तो ग्रॉस मोटर स्किल है ही। चित्रकारी करना, ये क्या है, आपके उंगलियों के बीच और आंखों के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ पॉसिबल होगा। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल है। गेंद फेंकना, इसमें आपके हाथ का पूरी तरह से इस्तेमाल होगा, ये भी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। सुई में धागे डालना, इसमें आप अगेन आपका हाथों के फिंगर और आई का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल है।
तो इस प्रकार से पहला और तीसरा किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। पहला और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा क्या है? तो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, दौड़ना और गेंद फेंकना। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन है, बच्चे भाषा का अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन स्वाभाविक रूप से करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चे भाषा का अर्जन कैसे करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से करते हैं, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। रीज़न है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन यंत्र LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जन्मजात होता है। किसके अनुसार? तो चॉम्स्की के अनुसार। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के मनोभावों, स्वभाव और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? किसके? तो दूसरे के। ये एक शब्द अगर चेंज हुआ तो पूरा इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ध्यान देंगे, दूसरे के मनोभाव और स्वभाव के बारे में बात चल रहा है, दूसरे के इरादे को समझने के बारे में बात चल रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है इंटरपर्सनल। क्या होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर बोला जाए दूसरों की जगह स्वयं लिख दें, स्वयं के मनोभावों, स्वभाव और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आंसर बदल जाएगा। तब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंटरापर्सनल। दोनों को याद रखेंगे। देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है? इंटरापर्सनल लिखा है, दूसरा में लिखा है इंटरपर्सनल। तो आपको एकदम ध्यान से ऐसे ऑप्शन को चुनना है। और हो सकता है क्या, बीसीडीपी का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश साइड भी देख लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कौन से 3 मौलिक संवेग इमोशंस पाए जाते हैं? तो इसे मैंने आपको बताया है, फाल्स याद रखना है। फियर, एंगर, लव। कौन कौन सा होगा? तो एक होगा फियर, एक होगा एंगर और एक होगा लव। इसे आपको ऐसे ही याद रखना है। एक क्या होगा? लव होगा। ये 3 इमोशन। ठीक है। भय, क्रोध और प्रेम। इसे आप हाल से याद रख सकते हैं, फियर, एंगर, लव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के उद्देश्यों के बारे में सही कथन चुनें। रटने की प्रवृत्ति को कम करना, केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। तो देखिए, रटने की प्रवृत्ति को कम करना ये तो CCE के उद्देश्य है। केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है CCE का। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना ये भी क्या है? उसका उद्देश्य है। तो पहला और तीसरा किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन जीवन भर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये भी एकदम करेक्ट है। व्यक्ति बचपन से वृद्धावस्था तक समाज के नियमों और मूल्यों को सीखता रहता है। ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। समाजीकरण भी क्या है? तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक समाज के नियमों को, मूल्यों को हम सीखते रहते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विकास में विचलन, डेविएशन का उदाहरण है? बच्चा 12 महीने में चलना सीखता है, अच्छी बात है। बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, ये क्या है? विलंब है, डिलेड इन डेवलपमेंट। बच्चा सामाजिक संपर्क से बचता है और आंखें नहीं मिलाता, ऑटिज्म के लक्षण। और यही क्या है? विचलन है, डेविएशन है विकास में। बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? बच्चा सामाजिक संपर्क से बचता है और आंखें नहीं मिलाता है, ये क्या है? विकास में विचलन है, डेविएशन है। चलिए अगला देखते हैं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा है? तो इसे मैंने आपको बार बार बताया है मैराथन वाली क्लास में। स्टैनली हॉल। किसने कहा है? स्टैनली हॉल। याद रखना है नाम को। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन के संबंध में सही कथन को चुनें। लिंग निर्धारण के लिए माता XX जिम्मेदार होती हैं, जी नहीं। लिंग निर्धारण के लिए पिता XY जिम्मेदार होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। भाई इसी में क्या है? अलग गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र होता है। तो जो जेंडर डिटर्मिनेशन है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो पिता होगा, फादर होगा। याद रखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें 23वां जोड़ा
लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। हाँ, इसे भी मैंने आपको बताया है। देखो ह्यूमन में क्या होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन में मनुष्यों का, तो टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को, जिसमें जो 22 पेयर हैं, 22 पेयर ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑटोसोम्स। ये क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर मतलब 23वां जोड़ा, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो आपका लिंग निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, ये होता है फादर। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, तो फादर होंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। अभिकथन है आनुवांशिकता हेरिडिटी विकास की सीमाएं निर्धारित करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। वातावरण उन सीमाओं के भीतर विकास के अवसर प्रदान करता है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, विकास की सीमा निर्धारित करता है कि विकास कहाँ तक संभव है, कहाँ तक होगा। लेकिन वो विकास वहाँ तक फुलफिल होगा कि नहीं होगा कम्प्लीटली, ये कौन डिसाइड करता है, तो इन्वायरमेंट। सही वातावरण ना मिले, सही पालन पोषण ना मिले, तो ये भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है किस अवस्था में आता है, याद रखेंगे पियाजे ने 4 अवस्था दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं। कौन कौन सा, एस, पी, सी और एफ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसी में से एक का गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसी को आपको पूछा गया है कि किसका गुण है, किस अवस्था का गुण है, किस अवस्था में विकसित हो जाता है। तो याद रखेंगे संवेदी गामक अवस्था का गुण है ये, सेंसरी मोटर स्टेज का। ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं। याद रखेंगे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, याद रखेंगे जॉन डीवी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में सही कूट चुने। प्रोक्सिमो डिस्टर केंद्र से बाहर की ओर, एकदम करेक्ट है। सिफेलोकॉर्डल पैर से सिर, ये तो गलत है, सिर से पैर होता है। ठीक है, सर्पिल मतलब रेखीय नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, करेक्ट है। अगर रेखीय रहता, सर्पिल का रेखीय रहता तो गलत होता, लेकिन सर्पिल में क्या बताया गया है, रेखीय नहीं। हाँ, तो इसका मतलब तो वही हुआ ना, रेखीय नहीं। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभिकथन है, असर्शन है यहाँ पे, शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात। रीजन है, इसका तर्क दिया है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि सबसे प्रभावी होता है। बिल्कुल गलत बात है। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अनदेखा नहीं करना चाहिए और सभी बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता टेम्पररी हेल्प क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे वेरी सिंपल, ये कहलाता है स्केप फोल्डिंग। क्या कहलाता है, स्केप फोल्डिंग, जिसे हिंदी में पाड़ मचान ढांचा पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, लेकिन आपको इसे याद रखना है किसमें, इंग्लिश में, स्केप फोल्डिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक फैसिलिटेटर का, ये शब्द याद रखेंगे, फैसिलिटेटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुविधा दाता। तो अभी तक इस क्लास में हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया है जो 44 क्वेश्चन का था। हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया, कितने का, 44 क्वेश्चन का। अब अगला सेट देखते हैं 33 क्वेश्चन का। क्वेश्चंस के टाइप वही हैं, असर्शन रीजन पे बेस्ड होंगे और कोड बेस्ड होंगे, साथ ही साथ नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे। क्लियर है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली आपका एक बेहतरीन ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसका एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी इस वीडियो से। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएंगे, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलेंगे। और बाकी जो मैराथन्स आएंगे आगे उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे। चलिए देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन उसमें जीववाद एनिमिज्म की विशेषता भी पाई जाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्यों? क्योंकि बोला गया है ऑब्जेक्ट परमानेंस, साथ ही साथ क्या पाया जाएगा? एनिमिज्म पाया जाएगा, जीववाद की विशेषता भी पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये क्या है? करेक्ट है। भाषा विचार से पहले आती है, ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा मानते हैं ले वाइगोस्की। ये भी क्या है? करेक्ट है। सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, न कि सामाजिक। ले वाइगोस्की ऐसा नहीं मानते। ले वाइगोस्की मानते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि व्यक्तिगत। ऐसा होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन नहीं, मतलब जो तीसरा क्वालिटी है, तीसरा कथन है, वो क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो गलत है ना। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन है विकास की प्रक्रिया में विराम नहीं होते, यह गर्भ से कब्र तक निरंतर चलती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तनों तक सीमित है जिसे मापा जा सकता है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तनों तक सीमित नहीं है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्केप फोल्डिंग का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? स्केप फोल्डिंग मतलब टेम्पररी हेल्प के बारे में आपको बताना है। छात्र को उत्तर रटने के लिए कहना, जी नहीं। छात्र को समस्या समाधान के लिए आधा हल या संकेत प्रदान करना, ये क्या होगा? स्केप फोल्डिंग होगा। ठीक है। छात्र को बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, तो स्केप फोल्डिंग है ही कहाँ। छात्र को बार बार अभ्यास करने के लिए कहना, ये भी क्या होगा? गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छात्र को समस्या समाधान के लिए आधा हल या संकेत प्रदान करना क्या है? स्केप फोल्डिंग है। विकास के सिद्धांतों के बारे में सही कूट का चयन करें। विकास बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। विकास केवल आनुवांशिकता का परिणाम है। ये केवल वाला तो आप वैसे भी काट देंगे। विकास संचयी क्यूमुलेटिव होता है। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो एक और तीन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और तीन। अगला देखते हैं। अभिकथन है जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि लिंग सेक्स एक जैविक संरचना है। बिल्कुल करेक्ट बात है। रीजन है इसका समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं और अपेक्षाएं निर्धारित करता है। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो हमने आपको बताया है सबसे हाई लेवल पे कौन आता है? आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन आता है सबसे हाई पे? तो आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की एजेंसियों एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को सुमेलित करें। परिवार, स्कूल, पुस्तकालय। परिवार क्या है? प्राथमिक एजेंसी है, तो इसका पहला हो जाएगा। स्कूल क्या है? द्वितीयक एजेंसी है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और जो पुस्तकालय है ये क्या है? पैसिव एजेंसी है, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये तो वेरी सिंपल है, ऐसे लाइन से ही जमा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभिकथन और रीजन पे बेस्ड है। अभिकथन है असर्शन है एक बच्चा तार्किक रूप से सोच पाता है कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। तर्क है रीजन यह बच्चा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। तो ये क्या है? करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने 14 मूल प्रवृत्तियां इंस्टिक्ट और उनसे जुड़े संवेगों इमोशंस का वर्गीकरण किया है? इसको हमने आपको पढ़ाया है, मैराथन क्लास में भी बताया है आपको। कौन है? तो विलियम मैकडूगल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े संवेगों के बारे में बात किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांतों में शामिल है। समता इक्विटी का सिद्धांत शामिल तो है ही है। पृथक्करण सेग्रीगेशन का सिद्धांत, जी नहीं। विविधता का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी क्या है? शामिल है। एक और तीन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया है यहाँ पे, अधिगम लर्निंग के लिए परिपक्वता मैच्योरेशन एक आवश्यक शर्त है, करेक्ट है। रीजन है इसके पीछे, तर्क दिए हैं, यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार नहीं है तो उसे वह कार्य सिखाना कठिन या असंभव है। ये भी क्या है, एकदम करेक्ट बात है। भाई आप एक 2 साल के बच्चे से क्रिकेट खेलने का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। प्रैक्टिस के बाद भी आप उसे अच्छे से क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो मांसपेशी है उतना मैच्योर हुआ ही नहीं है, मसल्स मैच्योर हुआ ही नहीं है, हाथ पैर उतना मजबूत और मैच्योर हुआ ही नहीं है कि वह क्रिकेट खेल पाए। तो ये क्या है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और व्याख्या भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। स्कीमा के संदर्भ में समायोजन अकोमोडेशन का क्या अर्थ है? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ज्यों का त्यों जोड़ना, ये एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन नहीं है। नई जानकारी के आधार पर मौजूदा स्कीमा में बदलाव या संशोधन करना, यही क्या होता है, यही होता है अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना, जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रहा है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में सही कथन चुने। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता का उल्लेख है, जी नहीं। इसमें 21 प्रकार की विकलांगता का उल्लेख है, एकदम करेक्ट। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक, हार्मोनल और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे समायोजन में कठिनाई होती है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वंशानुगत इनहेरिटेड कारक है? किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का। सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल एटीट्यूड, जी नहीं। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज, जी नहीं। बुद्धि, इंटेलिजेंस और स्वभाव, टेम्परामेंट। शैक्षिक उपलब्धियां, एजुकेशनल अचीवमेंट, जी नहीं। कैसा पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वंशानुगत इनहेरिटेड कारक है, जो जन्मजात है, वो क्या है, तो ये वाला इंटेलिजेंस, आईक्यू, बुद्धि, साथ ही साथ स्वभाव, टेम्परामेंट, ये क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास की अवस्थाओं के संबंध में सही मिलान करें। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इनकी कुछ विशेषताओं को यहाँ पे दिया गया है, जिससे क्या करना है, आपको इसका मिलान करना है। तो शैशवावस्था, इंद्रिय आधारित अधिगम, मतलब इसका क्या होगा, 3 होगा, ए का 3। किस में दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है बी, पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता क्या होगा, टॉय एज। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का 2, इसमें बी का 2 नहीं है तो ये भी कट गया, बचा एक ही ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। और बच गया एक इसमें उत्तर बाल्यावस्था, तो इसका क्या हो जाएगा, टोली अवस्था, मतलब इसका हो जाएगा पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शैशवावस्था, इंद्रिय आधारित अधिगम, पूर्व बाल्यावस्था, खिलौना अवस्था, टॉय एज, उत्तर बाल्यावस्था, टोली अवस्था, गैंग एज, याद रखेंगे ये क्वालिटीज। अभिकथन है, शिक्षकों को विभेदी अनुदेशन, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करेक्ट बात है। रीजन है इसके पीछे, तर्क है, कक्षा में सभी बच्चों की सीखने की गति और शैली एक समान होती है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन से 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं? तो इसको आप हाल से याद रखेंगे, फियर, एंगर, लव। फियर, एंगर, लव कहने का मतलब क्या होगा, भय, क्रोध और प्रेम। किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। फियर, एंगर, लव, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के संदर्भ में आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण को चुनें। मोटिवेशन में आपको क्या चुनना है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण, इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, परीक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना, ये तो एक्सट्रिंसिक हुआ, बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पढ़ना, ये क्या हुआ, आंतरिक अभिप्रेरणा हुआ, इंटरनल मोटिवेशन हुआ। क्लियर है। माता पिता से उपहार पाने के लिए कार्य करना, ये क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा।
आत्मसंतुष्टि के लिए पेंटिंग करना, ये क्या हुआ? तो ये हुआ आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें दूसरा और चौथा किसमें दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है जीन विकास की आधारशिला रखते हैं, एकदम करेक्ट बात है। तर्क है वातावरण इन्वायरमेंट यह तय करता है कि वह विकास किस सीमा तक संभव हो पाएगा, ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। सही पालन पोषण ना मिले तो जीन्स कितना भी बेहतर हो वो क्या होगा? इफेक्ट होगा, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास सही से हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पियाजे के अनुसार एक बच्चा संरक्षण कंजर्वेशन, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, क्रमबद्धता सीरिएशन किस अवस्था में सीखता है? तो इसे मैंने आपको याद कराया था किससे? CCS से। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन ये सब कब सीखता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कब सीखता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहने का मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक विकास को प्रभावित करते हैं? न्यूट्रिशन, ये तो विकास को प्रभावित करेगा ही। अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोस्ट्रीन ग्लैंड, ये भी क्या होगा? प्रभावित करेगा ही। विद्यालय और संस्कृति, ये भी प्रभावित करेगा। आनुवंशिकता, ये भी प्रभावित करेगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सभी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभिकथन है, असर्शन है यहाँ पे, निज वाक प्राइवेट स्पेस बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। क्यों बाधा डालेगा भाई? ये तो गलत है। तर्क है रीजन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे इसका उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित और विनियमित करने के लिए करते हैं। ये क्या है? एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी में दिख रहा है। असर्शन क्या है? गलत है और रीजन इसका क्या है? एकदम करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पालन पोषण शैली पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेहतर मानी जाती है जिसमें उच्च स्नेह और उचित नियंत्रण होता है, हाई केयर एंड हाई कंट्रोल होता है? तो सिंपल आपको याद रखना है अथॉरिटेटिव। कि क्या याद रखना है आपको? अथॉरिटेटिव। ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल है सबसे बेस्ट माना जाता है। इसको हमने बार बार आपको बताया है। इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। साथ ही साथ जो CDP का मैराथन है उसमें भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको हमने समझाया है। तो अथॉरिटेटिव कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अथॉरिटेरियन को टिक मत कर देना। अथॉरिटेटिव देख के आपको टिक करना है, टेरियन को नहीं। टेरियन क्या है? गलत है। इतना आपको याद रखना है। अथॉरिटेरियन नहीं होगा, अथॉरिटेटिव क्या होगा? राइट आंसर होगा। एकदम ध्यान से आप टिक करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। विकास की दिशा के सिद्धांतों पर विचार करें। स्फेलोकॉर्डल सिर से पैर, करेक्ट है। प्रॉक्सिमो डिस्टल पैर से सिर की ओर, इनकरेक्ट है। प्रॉक्सिमो डिस्टल केंद्र से बाहर की ओर, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लो एक ही क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। क्लियर है? अभी कथन और तर्क पे क्वेश्चन है। असर्शन है यहाँ पे, किशोरों में काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस की भावना क्या होती है? प्रबल होती है। एकदम करेक्ट बात है। वे मानते हैं कि हर कोई उन्हें देख रहा है और उनके बारे में ही सोच रहा है। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? एकदम करेक्ट है, सही है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जब कोई बच्चा अपने पूर्व ज्ञान स्कीमा में बिना किसी बदलाव के कोई नई जानकारी जोड़ता है तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल याद रखेंगे, बिना कोई बदलाव के, बिना कोई परिवर्तन के अगर कोई जानकारी को स्कीमा में डाल रहा है तो वो क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? असिमिलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है। क्या होता है? असिमिलेशन, याद रखेंगे। आत्मसातकरण, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर बोला जाए कि उसमें परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो अकोमोडेशन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कुछ शब्द चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के तत्वों में शामिल है। क्या क्या शामिल होता है? तो फ्लुएंसी प्रवाह शामिल होता है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी ये भी शामिल होता है, और मौलिकता ओरिजिनलिटी ये भी क्या होता है? शामिल होता है। अभी सारे चिंतन शामिल नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग उसमें शामिल नहीं होता है, ये कट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, एजर्शन है, वृद्धि और विकास पर्यायवाची शब्द है और एक ही अर्थ रखते हैं। बिल्कुल नहीं, वृद्धि का मतलब अलग है, विकास का मतलब अलग है। ठीक है, तर्क है इसका, वृद्धि केवल मात्रात्मक है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। हाँ, ये लाइन आपको याद रखना है। वृद्धि कैसा है, तो वृद्धि केवल मात्रात्मक है जबकि विकास में दोनों शामिल होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला तो गलत है, लेकिन जो आर है वो क्या है, सही है। तो ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों बैकवर्ड चिल्ड्रन की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है। सिरिल बर्ड के अनुसार पूछा गया है, तो इसको मैंने आपको मैराथन क्लासेस में 2-3 बार बताया है और यहाँ पे भी इस चीज़ को जान लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कितना, 85, 85 से कम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। तो कौन सा सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के अंतर्गत आते हैं। केवल प्रतिभाशाली बालक, जी नहीं। केवल बोल दिया मतलब गलत। केवल मानसिक रूप से मंद बालक, जी नहीं। केवल शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, जी नहीं। उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और दिव्यांग ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो CWSN की कैटेगरी में आते हैं। CWSN के अंतर्गत आते हैं। CWS और N, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक इस क्लास में हमने 2 सेट देख लिए हैं। पहला सेट हमने देखा जिसमें हमने किए थे 44 क्वेश्चन। दूसरा सेट हमने देखा जिसमें हमने किए अभी 33 क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला सेट है जिसमें हम 44 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे, असर्शन रीजन पे बेस्ड होंगे और कोड बेस्ड होंगे और नॉर्मल क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आने वाले मैराथन्स को देखने के लिए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CGTET या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस सेट का देखते हैं पहला क्वेश्चन जो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, बाल अधिकार समझौता CRC 1989 के अनुसार किस आयु तक के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 18 वर्ष से कम। हमने इसे आपको अच्छे से बताया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन को चुनें। पहला कथन है, बयान केवल निवास स्थान या उसकी पसंद की जगह पर ही दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये चीज़ हमने पॉक्सो एक्ट में पढ़ा है। पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य है, जी नहीं, बिना यूनिफॉर्म के होना चाहिए। बच्चे की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है पॉक्सो एक्ट में। तो पहला और तीसरा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में विभेदी अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। रीजन है, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, यूनिवर्सल है, जो कि एकदम करेक्ट बात है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और जो रीजन है असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि IQ आपको कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था IQ का मैराथन वाली क्लास में। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो आसानी से आप IQ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, मेंटल एज मतलब MA/CA, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस फॉर्मूला में बस आपको मान रखते जाना है, आंसर आ जाएगा। MA की जगह आप रखिए IQ बराबर MA कितना है 12 और CA कितना है 10 इंटू 100। शून्य से शून्य कट जाएगा, बचा क्या, तो IQ बराबर बचा 12 गुणा 10। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो IQ कितना निकल आएगा, 12 दहम 120। तो उस बच्चे का IQ कितना है, 120 है, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको IQ निकालना है। इस फॉर्मूला से आप मेंटल एज भी निकाल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज भी निकाल सकते हैं और IQ तो निकाल ही सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत ट्राइआर्किक थ्योरी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है।
तो इससे आपको याद रखने का एक निमोनिक बताया था मैं, PCA, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। म्यूजिकल उसमें शामिल नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकथन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक एकल इकाई, सिंगल एंटिटी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। तर्क है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां जैसे भाषिक, तार्किक, स्थानिक अलग अलग स्तर पर होती हैं। ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो रास्तों और दिशाओं को आसानी से याद रखता है और मानसिक रूप से मानचित्र बना सकता है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होगी? कौन सा बुद्धि होगा? भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जी नहीं। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल, जी नहीं। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा? तो स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। ये वाला जो इंटेलिजेंस है, ये वाला जो बुद्धि है, वो क्या होगा, अधिक होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अधिगम अक्षमताओं, लर्निंग डिसेबिलिटीज का सही मिलान करें। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये एक पठन विकार है। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लेखन से संबंधित, ये क्या है? एक लेखन विकार है। तो क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणित से संबंधित, तो क्या हो जाएगा? गणितीय विकार मतलब दूसरा। तो 3 1 2, 3 1 2 किस में दिख रहा है? तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2 किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों से अलग पढ़ाना। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। पृथक्करण, सेग्रीगेशन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। हाँ, ये तो करेक्ट है। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? असर्शन क्या है? गलत है और रीजन एकदम सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 4% कर दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए रेंजुली का 3 रिंग मॉडल किन घटकों से बना है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई सोशलिटी, जी नहीं, हाई कमिटमेंट। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभिकथन और रीजन पे बेस्ड है। अभिकथन है, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे अक्सर दूसरों से नज़रें मिलाने में, आई कांटेक्ट करने में क्या करते हैं? कतराते हैं। एकदम करेक्ट बात है। तर्क है, वे सामाजिक मेलजोल और संप्रेषण में कठिनाई महसूस करते हैं और एक ही काम को बार बार करते हैं। हाँ, रिपीटेड काम करते हैं, एक ही काम को बार बार दोहराते हैं। ये भी करेक्ट है। लेकिन देखिए क्या है, जो रीज़न है असर्शन की व्याख्या नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या गलत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पनात्मक तर्क विकसित हो जाता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? तो याद रखेंगे फॉर्मल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एक अवस्था है, पियाजे द्वारा दिया गया। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज याद रखेंगे 11 साल से ऊपर के बच्चे, ठीक है, 11 साल एंड एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विकास के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकास सेफेलोकॉर्डल, शीर्ष से पैर दिशा में होता है, करेक्ट है। विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर दिशा में होता है, करेक्ट है। तीसरा है, विकास एक रेखीय लीनियर प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से केवल पहला और दूसरा क्या है? करेक्ट है, तीसरा तो गलत है। अभिकथन है, समता इक्विटी का अर्थ है सभी बच्चों को एक समान संसाधन देना, जी नहीं। समानता इक्वालिटी का अर्थ है बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन देना, जी नहीं, ये उल्टा दिया है। समता का मतलब क्या है? तो समता का मतलब होता है बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन प्रोवाइड करना। ये किसका मतलब होता है? तो समता का। और जो ऊपर वाला समता का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में किसका है? समानता का।
समानता इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को एक समान संसाधन देना। ये क्या होता है? समानता होता है। तो इसको उल्टा दिया है, तो दोनों गलत हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझ के आंसर करना है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में जोड़ी गई एक नई विकलांगता है? अंधापन, एसिड अटैक विक्टिम, या फिर चलन दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा? याद रखेंगे, जो नई श्रेणी की जो विकलांगता है, एक नई विकलांगता की श्रेणी कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी एसिड अटैक विक्टिम, एसिड अटैक पीड़ित। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर प्रतिपादित किया? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार विकास में किन तत्वों का योगदान है? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात नहीं करते। वाइगोस्की की अगर बात किया जाए, ये किसका बात करते हैं? तो आप इसे याद रखेंगे, ACL मतलब सोसाइटी, और सी मतलब कल्चर, एल मतलब लैंग्वेज। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है, एकीकरण इंटीग्रेशन के सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न पक्ष शारीरिक, मानसिक आदि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जी नहीं। तर्क है, विकास के सभी डोमेन्स अंतः संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रीजन तो सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित विकार है? पठन कौशल, जी नहीं, इसमें डिसलेक्सिया आएगा। गणितीय गणना, जी नहीं, इसमें डिसकैलकुलिया आएगा। गत्यात्मक कौशल और समन्वय, मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन, इससे संबंधित डिसऑर्डर कौन होता है? तो ये होता है डिस्प्लेक्सिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बालकों के अधिकारों के संरक्षण, CRC के 4 मुख्य स्तंभों में शामिल हैं। जीवन का आधार, भेदभाव रहित और विचारों का सम्मान, रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार ये तो शामिल नहीं है। जीवन का अधिकार शामिल है, भेदभाव रहित शामिल है, विचारों का सम्मान शामिल है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों शामिल हैं, और जो चौथा है वो हट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन है, जेंडर एक जैविक अवधारणा है जो जन्म से निर्धारित होती है। तर्क है, समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं, रोल्स तय करता है, जिसे जेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला क्या है? करेक्ट है। तो अजर्शन गलत है, रीजन सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई बच्चा अपने खिलौने निर्जीव वस्तु को चोट लगने पर रोता है, तो पियाजे के अनुसार वह किस विशेषता को दर्शा रहा है? सिंपल एनिमिज्म, जीववाद, वेरी सिंपल, याद रखेंगे। सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट के बारे में सही कथन चुनें। इरोज जीवन मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट करेक्ट है। थेनेटस मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट, ये भी करेक्ट है। इरोज विनाशकारी कार्यों से जुड़ा है, जी नहीं, थेनेटस जुड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकथन है, वंशानुक्रम हेरिडिटी विकास के लिए एक आधारभूत ढांचा, फाउंडेशन प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। वातावरण, इन्वायरमेंट उन सीमाओं को निर्धारित करता है जहां तक विकास संभव हो सकता है। ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और व्याख्या भी क्या है? एकदम सही है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया और 8 प्रकार की बुद्धि बताई? तो वेरी सिंपल, याद रखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया है। कौन होगा? हार्वर्ड गार्डनर, याद रहेगा। समाजीकरण के अभिकरणों, एजेंसीज के संदर्भ में सही कूट चुनें। परिवार प्राथमिक कारक, बिल्कुल करेक्ट बात है। स्कूल द्वितीयक कारक होता है। मीडिया प्राथमिक कारक नहीं है। तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है, असर्शन है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। करेक्ट बात है।
स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। गोल्डन हाईवे, ये भी एकदम क्या है, करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों बैकवर्ड चिल्ड्रन की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितना होता है? तो याद रखेंगे 85 से कम। किसके अनुसार? सिरिल बर्ड के अनुसार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम चुनें। आपको इसे सही क्रम में जमाना है। तो याद रखेंगे आप निमोनिक एस, पी, सी और एफ। पहला क्या है? सेंसरी मोटर। कहाँ है? संवेदी पेशी। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरा हो जाएगा। सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक, ये हो जाएगा तीसरा। एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक, ये हो जाएगा चौथा। तो सीक्वेंस कैसे आएगा? पहले आपका कौन आया? ये आया दूसरा। दूसरा आपका कौन आया? ये आया चौथा। तीसरा कौन आया? तो पहला आया मूर्त संक्रियात्मक। चौथे में कौन आया? ये तीसरा आया। तो 2 4 1 3 कहाँ दिख रहा है आपको? 2 4 1 3 देखिए और उसको टिक कीजिए। 2 4 1 3 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान है। अभिकथन है, असर्शन है, निज वाक प्राइवेट स्पीच बच्चों में स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन का कार्य करते हैं। करेक्ट बात है। तर्क है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे इसका उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल। नाम से याद हो जाएगा। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? जो नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 विकास के सिद्धांत होंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत ये तो है, एकीकरण का सिद्धांत ये भी है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये सिद्धांत नहीं है विकास का, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये भी विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की? यह सिद्धांत जेंडर बायस्ड लिंग पक्षपाती है। हाँ, इसी के आधार पर किया था। यह महिलाओं की देखभाल की नैतिकता एथिक्स केयर की उपेक्षा करता है। यह केवल पश्चिमी संस्कृति पर आधारित है। तो देखिए जो कैरल गिलिगन है, इन्होंने किसके आधार पर इसका क्रिटिसिज्म किया था, आलोचना किया था? तो ऑप्शन पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभिकथन है, वंशानुक्रम हेरिडिटी स्थिर है जबकि वातावरण इन्वायरमेंट गतिशील है। करेक्ट बात है। रीजन है, जीन्स को बदला नहीं जा सकता लेकिन पोषण और शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। ये भी एकदम करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत समता इक्विटी का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको क्या बताना है? तो इक्विटी का अर्थ बताना है सभी को एक समान संसाधन देना। जी नहीं, ये तो इक्वालिटी है। सभी को उनकी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार संसाधन देना, ये क्या होता है? यही होता है इक्विटी, जिसके बारे में अभी बात चल रहा है। ये क्या है? इक्विटी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म? जी नहीं। मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस? जी नहीं। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म? जी हाँ। इसे क्या कहते हैं? रचनावाद कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। बच्चे अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नॉलेज को निर्मित कर रहे हैं, अपने नॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, रचनावाद होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग भी नहीं होगा। विकास की दिशा के सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। सिफेलोकॉर्डन सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से परिधि की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन है, किशोरावस्था एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है। करेक्ट है ये तो। तर्क है, यह बचपन और वयस्कता के बीच का पुल है जिसमें तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये भी एकदम करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है?
नए सिद्धांतों का निर्माण करना, शैक्षिक समस्याओं का तत्काल समाधान खोजना, डिग्री प्राप्त करना, पाठ्य पुस्तक लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक समस्याओं का तत्काल समाधान खोजना ही क्या है? एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के बारे में सही कथन को चुनें। यह केवल शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन करता है। आपने केवल देखा और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। यह शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका उद्देश्य बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 2 और 3 क्या है? दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है शिक्षक को कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती देनी चाहिए। हाँ, देनी तो चाहिए। तर्क है जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, MA/CA इंटू 100। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, MA/CA इंटू 100। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? सिंपल, किस स्तर से संबंधित है? कन्वेंशनल स्तर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरागत स्तर। तो देखिए अभी तक हम 3 सेट लगा लिए हैं। पहला सेट है 44 क्वेश्चन का, दूसरा सेट हमने किया 33 क्वेश्चन का, तीसरा सेट हमने कर लिया अभी 44 क्वेश्चन का। अगला जो सेट है अगेन 44 क्वेश्चन का है, जिसमें टॉप 44 हाई लेवल MCQs हैं, जो किस पे बेस्ड है? असर्शन रीजन पे बेस्ड है, साथ साथ कोड बेस्ड क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपके सामने। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण मैथमेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को तेज गणना करने में सक्षम बनाना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का तार्किककरण करना, बच्चों को गणित के कठिन सूत्र रटाना, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। जी नहीं। सबसे अप्रोप्रिएट राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी, बच्चों की विचार प्रक्रिया का तार्किककरण करना। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये शामिल है, हमने मैराथन में आपको बताया है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी शामिल है। पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना, जी नहीं, ये शामिल नहीं है। पाठ्यचर्या को ऐसा बनाना जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना हो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, ये उसका उद्देश्य है, ये उसका मार्गदर्शी सिद्धांत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है शिक्षक को कक्षा में एक सुविधादाता फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, करेक्ट बात है। तर्क है इसका रीजन है बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और शिक्षक को उन्हें ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करनी चाहिए। ये भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षक छात्र पीपीटी टीचर रेशियो PTR क्या होना चाहिए? तो ये हमने आपको बताया है मैराथन वाले क्लास में, 1:30। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी के लिए पूछा है तो, और अगर मिडिल की बात किया जाए, अगर पूछ दे आपसे मिडिल में कितना होना चाहिए ये रेशियो, तो वहाँ पे हो जाएगा 1:35। ये क्या है? तो ये है PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो। ये क्या है? PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। आरटीई 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्रतिबंधित है? शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित है, निजी ट्यूशन प्रतिबंधित है, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चलाना प्रतिबंधित है, प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया ये भी क्या है? प्रतिबंधित है। तो 1, 2, 3 और 4 सभी क्या है? प्रतिबंधित है। क्लियर है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है यदि कोई 10 वर्षीय बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे आरटीई के तहत कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। जी नहीं। तर्क है आरटीई की धारा 4 के अनुसार बच्चे को उसकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हाँ, ये करेक्ट है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? असर्शन गलत है और रीजन सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर कोई 10 वर्ष का बच्चा है तो एज के अनुसार जब आप उसे एडमिशन देंगे तो या तो आप उसे कक्षा 4 में एडमिशन देंगे या कक्षा 5वीं में, ना कि कक्षा 1 में। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
NEP 2020 की नई शैक्षणिक संरचना पेडागोजिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5+3+3+4 बार बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5+3+3+4। NEP 2020 के प्रमुख सुधारों में शामिल है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, ये तो शामिल है। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा, ये भी शामिल है। शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से अंग्रेजी होना चाहिए, अनिवार्य रूप से अंग्रेजी, ऐसा कुछ शामिल नहीं है। केवल पहला और दूसरा इसमें सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की समझ को गहरा और तेज बनाती है, करेक्ट बात है। रीजन है NEP 2020 कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण की सिफारिश करती है, ये भी करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान की कौन सी विधि कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी विधि केस स्टडी, प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि इंट्रोस्पेक्शन। किसके लिए कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त होगा, ये पूछा गया है। तो कौन सा विधि उपयुक्त होगा? ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। सही क्रम चुने सुख सिद्धांत, वास्तविकता और नैतिकता के हिसाब से। तो देखिए सुख सिद्धांत ईड होगा, वास्तविकता ईगो और नैतिकता सुपर ईगो। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ही होगा। क्या होगा? 1 2 3 ये क्रम होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है आत्मनिरीक्षण विधि इंट्रोस्पेक्शन को पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं माना जाता। रीजन है इसका यह विधि व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होती है और इसके परिणामों का सत्यापन करना कठिन है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, सही तो दोनों हैं लेकिन व्याख्या गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या क्या है? गलत है। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक किसे माना जाता है जिसने केवल अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया? विल्हेम वुंड, जेबी वाटसन, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉयड। तो इसमें याद रखना है आपको व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वाटसन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। NEP 2020 के मूल्यांकन सुधारों के संदर्भ में परख का क्या तात्पर्य है? एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, केवल रटने की क्षमता की जांच करना, योग्यता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना। तो देखो कौन कौन सा इसमें सही है, किसके अकॉर्डिंग? तो परख के लिए, परख के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 3, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म मन के कार्यों के बजाय मन की संरचना स्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है ना। संरचनावाद मन के कार्यों के बजाय मन की संरचना स्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तर्क है इसका प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म इस बात पर जोर देता है कि मन वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है, ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 125 छात्र नामांकित हैं तो RT 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो PTR हमने बताया आपको प्राइमरी में 1:30 है। तो सिंपल आप 125 को 30 से भाग दे दीजिए। 30 से जब भाग देंगे तो ये 4 बार में 120 होगा, है ना, और बच जाएगा कितना? 5। मतलब 120 से ज़्यादा बच्चे, 120 में 4 चाहिए, है ना, 120 में 4 चाहिए और 120 के अलावा 5 बच्चे और हैं, तो इसके लिए एक और टीचर चाहिए। तो कितने टीचर चाहिए टोटल? वहाँ पे 5 टीचर चाहिए। कितने चाहिए? 5 टीचर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 शिक्षक। इस तरीके से आपको संख्या निकाल लेना है शिक्षकों का। SMC स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के बारे में सही कथन चुनें। समिति के 75% सदस्य अभिभावक होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। समिति में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है, ये भी करेक्ट है। इसका गठन केवल निजी स्कूलों में किया जाता है, ये क्या है? इनकरेक्ट है।
एसएमसी जो है शाला प्रबंधन समिति का गठन सरकारी स्कूलों में किया जाना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बोझ से मुक्त करना है। हाँ, ये तो है, करेक्ट है। रीजन है इसका, तर्क है भारी स्कूल बैग और रटने की प्रणाली बच्चों के विकास में बाधक है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसे आप लोग याद रखेंगे 25%। कितने प्रतिशत? तो 25%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान की प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड के चरों वेरिएबल्स को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो प्रायोगिक विधि है उनके चरों को सुमेलित करना है। तो देखिए, स्वतंत्र चर जिस पर प्रभाव मापा जाता है, जिसे स्थिर रखा जाता है, जिसमें बदलाव किया जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट चर कौन होते हैं? जिसमें बदलाव किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा है परतंत्र चर डिपेंडेंट, ये कौन होते हैं? जिस पर प्रभाव मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नियंत्रित चर कंट्रोल्ड कौन होता है? जिसे स्थिर रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है केस स्टडी विधि समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। करेक्ट बात है। तर्क है, रीजन है इसके पीछे, यह विधि व्यक्ति के इतिहास और व्यवहार का केवल सतही सुपरफिशियल अध्ययन करती है। आप जैसे ही केवल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। आप केवल देखते ही इसे क्या साबित कर देंगे, क्या ठहरा देंगे? इसे आप दोषी ठहरा देंगे, इसे आप सजा सुना देंगे, इसे आप हटा देंगे कि भैया आप आंसर नहीं हो सकते, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एनईपी 2020 का फाउंडेशनल स्टेज बुनियादी स्तर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो देखिए, एनईपी 2020 में 4 स्तर हैं। कौन कौन सा? एफ, पी, एम और एस। एफ मतलब फाउंडेशनल, पी मतलब प्रिपरेटरी, एम मतलब मिडिल और एस मतलब सेकेंडरी। और यहाँ पे बात किसका चल रहा है? फाउंडेशनल का। तो फाउंडेशनल में कौन से आयु वर्ग के बच्चे आएंगे? 3 से 8 वर्ष के बच्चे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अनुशासन का सही अर्थ क्या है? कक्षा में पूर्ण शांति और सन्नाटा। जी नहीं। डंडे के डर से नियमों का पालन। जी नहीं। सामूहिक रूप से सार्थक कार्यों में व्यस्त रहना। शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सामूहिक रूप से सार्थक कार्यों में व्यस्त रहना ही क्या है? अनुशासन का सही अर्थ है। किसके अकॉर्डिंग? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे तैयारी सहित कितने निर्धारित हैं? याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना है? तो 45 घंटे, 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 घंटे। अभिकथन है ईड सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है। एकदम करेक्ट है। सुपर ईगो नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या क्या है? सही नहीं है। व्याख्या अलग है। अपने अपने जगह दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या का कोई मेल जोल नहीं है, व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सूझ का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग प्रतिपादित किया और सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया? इसे आप लोग याद रखेंगे, बीएफ स्किनर, वोल्फगैंग कोहलर या इवान पावलोव या थॉर्नडाइक। तो याद रखेंगे वोल्फगैंग कोहलर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक, 26-27 तक या 30 तक? तो देखिए, 2026-27 तक निपुण भारत। ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा मतलब इधर ढूंढना है आपको, किस में है? केवल 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड छोटे बच्चों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है।
हाँ, एकदम करेक्ट बात है। रीज़न है इसका, छोटे बच्चे अपने व्यवहार के कारणों को पता लगाने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए उन्हें देखकर समझना आसान है। बिल्कुल करेक्ट बात है। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है, एकदम करेक्ट है। बात किसका चल रहा है, छोटे बच्चों का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या अर्थ है? शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को ज्यों का त्यों याद करना, जी नहीं। बच्चा अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यही तो मतलब है किसका, कंस्ट्रक्टिविज्म का। पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझना या मानना, जी नहीं। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बच्चा अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यही क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ है। किसके अकॉर्डिंग, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। मनोविज्ञान के इतिहास के संदर्भ में सही मिलान करें। प्रथम प्रयोगशाला 1879, विल्हेम वुंड, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म मतलब विलियम जेम्स, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, तो जेबी वाटसन, इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो पहले दो, एक और तीन, दो एक तीन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है शिक्षा को लेकर, शिक्षा को समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, ये तो एकदम करेक्ट है। रीजन है, तर्क है, शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी करेक्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सरकारी अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आरटी एक्ट 2009। कौन सा एक्ट, तो आरटी एक्ट 2009 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मौलिक अधिकार देता है। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो बच्चे डिसेबल्ड है, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए ये एज ग्रुप कितना हो जाएगा, 6 to 18 ईयर्स। दोनों को आपको याद रखना है। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मौलिक अधिकार देता है। कौन देता है, तो आरटी एक्ट 2009। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आरटी 2009 के अनुसार यदि किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है और वह कभी स्कूल नहीं गया तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 1 में, जी नहीं। प्रवेश परीक्षा के आधार पर, जी नहीं। उसकी आयु के अनुसार कक्षा 4 या 5 में। आरटी 2009 के अनुसार यदि कोई बच्चा 10 वर्ष की उम्र तक स्कूल नहीं गया है और फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो आप उसे उसके एज के अकॉर्डिंग, जिस कक्षा में फिट आएगा उसके एज के अकॉर्डिंग उसे आप एडमिशन देंगे। कक्षा 4 या 5 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये मत कह देना कि प्रवेश नहीं दिया जाएगा, गलत होगा। क्लियर है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में किनके द्वारा आकलन शामिल है? शिक्षक द्वारा शामिल है, स्वयं छात्र द्वारा शामिल है, सहपाठियों द्वारा शामिल है। तो 1, 2 और 3 सभी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकथन है बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म कक्षा में एक बाधा नहीं बल्कि एक संसाधन है, बिल्कुल करेक्ट बात है। रीजन है, एनसीएफ 2005 मातृभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है जिससे बच्चे की समझ बढ़ती है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद में इरोज मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? मृत्यु और विनाश से, जीवन प्रेम और निर्माण से, आक्रामकता से, भय और चिंता से। तो मनोविश्लेषणवाद में इरोज मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन प्रेम और निर्माण से। इरोज संबंधित है जीवन प्रेम और निर्माण से। कौन, इरोज। और थैनेटस किससे संबंधित है, तो मृत्यु और विनाश से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, थैनेटस। क्लियर है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब एमएचआरडी का नाम बदल कर क्या किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है, देख लो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। आप पढ़ते रहेंगे कि एमएचआरडी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एमओई कर दिया गया है, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि एमओई को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है एमएचआरडी।
आरटीई 2009 के तहत शिक्षकों के कर्तव्यों में शामिल हैं समय पर स्कूल आना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, निजी ट्यूशन पढ़ाना। जी नहीं। माता पिता के साथ नियमित बैठक पीटीएम करना, ये भी शामिल है। तो 1, 2 और 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट और मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही है। जी नहीं। तर्क है बाल विकास जन्म से किशोरावस्था तक सीमित है जबकि मानव विकास जीवन भर चलता है। हाँ, ये करेक्ट है। असर्शन गलत है लेकिन रीजन क्या है? सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बाल विकास में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक आता है, सीमित है, जबकि मानव विकास में जन्म से लेकर मृत्यु तक शामिल है, मतलब जीवन भर चलता है। क्लियर है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी कामक सेंसरी मोटर की आयु सीमा क्या है? तो क्या है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों एज ग्रुप आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, किसी को भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से नैदानिक विधि क्लिनिकल मेथड के उपयोग हैं? मानसिक बीमारियों का पता लगाना, असामान्य व्यवहार का उपचार, कक्षा में सामान्य शिक्षण करना। कौन कौन शामिल हो गए इसमें? तो पहला और दूसरा, मानसिक बीमारी का पता लगाना और असामान्य व्यवहार का उपचार करना। कक्षा में सामान्य शिक्षण नहीं होगा। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है विस्मृति फॉरगेटिंग सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। करेक्ट बात है। अनुपयोगी जानकारी को भूलना मस्तिष्क को नई और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जगह बनाने में मदद करता है। करेक्ट बात है। अगर आपने कुछ चीज़ों को गलत सीख लिया है, जब तक आप उसे अपने दिमाग से हटाएंगे नहीं, तब तक जो सही जानकारी है उसको सीखने में, उसको आत्मसात करने में, उसको एक्वायर करने में, उसको लर्न करने में आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे दोनों जो कथन है और रीज़न एकदम करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और व्याख्या सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता कब उत्पन्न होती है? सबसे पहले आधारभूत जीने, सुरक्षा की मांग पूरी होने के बाद जीने, सभी निचले स्तर की आवश्यकताओं शारीरिक सुरक्षा प्रेम सम्मान के पूरा होने के बाद। हाँ, जब ये सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कभी नहीं, नहीं होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शांति शिक्षा पीस एजुकेशन को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? केवल परीक्षा पास करने के लिए, केवल दिखा कार्ड दिए, हिंसा को कम करने और सहिष्णुता विकसित करने के लिए हो सकता है, पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ाने के लिए। जी नहीं। केवल इतिहास विषय के लिए। जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंसा को कम करने और सहिष्णुता विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो अभी तक हमने 4 सेट देख लिए हैं। पहला सेट में हमने 44 क्वेश्चन देखा, दूसरा में 33 क्वेश्चन, तीसरा में 44 और चौथा में भी 44 क्वेश्चन। ये इस मैराथन क्लास का लास्ट सेट है जिसमें हम 33 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा? तो असर्शन रीजन पे बेस्ड रहेंगे और कोड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अधिगम लर्निंग को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा? जो अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा उसे आपको बताना है। अभ्यास के कारण साइकिल चलाने का कौशल सीखना, ये तो अधिगम की श्रेणी में आएगा। ये क्या होगा? तो ये होगा लर्निंग। ये तो लर्निंग होगा। बीमारी या थकान के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन, ये किसी प्रकार का कोई भी अधिगम होगा क्या? लर्निंग होगा क्या? जी नहीं। पूछा इस सवाल में नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो ऑप्शन है अनुभव के आधार पर समस्या समाधान करना, ये भी लर्निंग होगा। प्रशिक्षण द्वारा टाइपिंग सीखना, ये भी क्या होगा? लर्निंग होगा। एक ही है जो लर्निंग नहीं है। बीमारी या थकान के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग नहीं है, अधिगम नहीं है। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकारों पर विचार करें। जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में बाधक बने, नकारात्मक। जब एक अंग का कौशल दूसरे अंग में स्थानांतरित हो, द्विपार्श्विक। जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में सहायक हो, सकारात्मक। सही मिलान चुनें। तो ये तो करेक्ट मिला हुआ ही है। जब नया ज्ञान नई स्थिति में बाधक बने तो नकारात्मक ही होगा। जब एक अंग का कौशल दूसरे अंग में स्थानांतरित हो तो द्विपार्श्विक ही होगा। जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में सहायक हो तो सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही होगा। तो इस हिसाब से
फर्स्ट का निगेटिव, सेकंड का बाइलेटरल, थर्ड का पॉजिटिव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है परिपक्वता मैच्योरेशन अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। रीजन है यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार नहीं है जैसे चलना, तो उसे वह सिखाना व्यर्थ है, नहीं सीख पाएगा, मुश्किल है। दोनों करेक्ट है। दोनों क्या है करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। भाई कोई बच्चा 4 महीने का है, आप उसे चलना कैसे सिखा लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका बॉडी उसके हाथ पर इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि वो चल पाए। इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है, असर्शन रीजन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होती है? एक ध्रुवी यूनिपोलर जीने, किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। द्विध्रुवी बाइपोलर जीने, त्रिध्रुवी ट्राइपोलर, बहुध्रुवी मल्टीपोलर जीने। क्या होता है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया होता है। जॉन डीवी के अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है? तो ट्राइपोलर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन समझना है। देखिए, शिक्षण के स्तरों लेवल्स ऑफ टीचिंग को निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। निम्न से उच्च क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है? तो निम्न से उच्च क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। सबसे पहले कौन आता है? तो मेमोरी लेवल आता है, स्मृति स्तर आता है। दूसरे नंबर पे आता है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरे स्तर पे कौन आएगा? चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे कौन आया? तो दूसरा आया स्मृति स्तर। दूसरा किस में है? डी में है और ए में है। बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो तीसरा आया। दूसरे नंबर पे तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, फिर पहला। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अभिकथन है स्मरण स्तर मेमोरी लेवल का शिक्षण सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। एकदम करेक्ट बात है। इसमें केवल तथ्यों को रटने रोड लर्निंग पर जोर दिया जाता है, समझ पर नहीं। ये भी करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है? सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी शिक्षण रणनीति टीचिंग स्ट्रेटजी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक मानी जाती है जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं? लेक्चर मेथड जी नहीं, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन जी नहीं, पाठ्य पुस्तक विधि जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है। और इसे कैसा विधि माना जाता है? तो डेमोक्रेटिक माना जाता है, लोकतांत्रिक माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम वक्र लर्निंग कर्व्स के प्रकारों के संबंध में सही कथन को चुनें। पहला है नतोदर वक्र कॉनकेव, शुरू में धीमा बाद में तेज। हाँ, ये ऐसे ही होता है, शुरू में धीमा बाद में तेज, ऐसे होता है। और उन्नतोदर वक्र कॉन्वेक्स, शुरू में तेज बाद में धीमा। हाँ, ये ऐसे ही होता है, शुरू में तेज बाद में धीमा। अधिगम का पठार प्लेटू, जब सीखने में कोई उन्नति नहीं हो। ये क्या होता है? सीखने में कोई उन्नति नहीं, ये ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। मतलब तीनों क्या है? करेक्ट है। तीनों क्या है? करेक्ट है। तो डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 सभी क्या है? सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला डायग्राम पहले कॉनकेव का है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स का है और तीसरा वाला क्या है? प्लेटो का है। इसे आप डायग्राम के थ्रू भी आसानी से समझ सकते हैं। अभिकथन है अधिकारवादी अथॉरिटेटिव पालन पोषण शैली बच्चों के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तर्क है इसमें माता पिता उच्च स्नेह हाई केयर और उच्च नियंत्रण हाई कंट्रोल का संतुलन रखते हैं। ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा स्ट्रक्चर क्या है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 5+3+3+4 क्या है नया स्ट्रक्चर? तो 5+3+3+4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिशों में शामिल है। त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला शामिल है। समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, ये भी शामिल है। शिक्षा का व्यावसायीकरण, ये भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है अधिगम का पठार प्लेटू ऑफ लर्निंग सीखने की प्रक्रिया में उन्नति रुक जाने का संकेत है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण केवल छात्र की कम बुद्धि होती है।
केवल छात्र की कम बुद्धि, ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन है? ऑप्शन बी इवान पावलोव। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का दाता, गिवर ऑफ नॉलेज, जे ने। एक सुगमकर्ता, सुविधादाता, फैसिलिटेटर, हाँ। एक कठोर अनुशासनकर्ता, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा? तो दूसरा। दूसरा मतलब केवल दो ऑप्शन बी में है। अभिकथन है अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। करेक्ट बात है। यह शिक्षा बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम या संस्थान के परिवार और समाज से मिलती है। ये भी करेक्ट है। बात किसका चल रहा है? अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का, जो कि जीवन भर चलता है और इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम या संस्थान का आवश्यकता नहीं होता, बल्कि ये परिवार और समाज से मिलता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है? करेक्ट है। वुड्स डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों पर्सनल फैक्टर्स में शामिल हैं। आयु और परिपक्वता, हाँ ये पर्सनल फैक्टर है। बुद्धि और रुचि, ये भी पर्सनल फैक्टर है। शिक्षण विधि, ये पर्सनल फैक्टर नहीं है। प्रेरणा, मोटिवेशन, ये पर्सनल फैक्टर है। तो एक, दो और चार किस में है? एक, दो और चार ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो बच्चे से जुड़ा हुआ है, जो खुद से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है? पर्सनल फैक्टर होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकथन है चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल शिक्षण का उच्चतम स्तर है। एकदम करेक्ट बात है। इसमें छात्र समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में सक्षम होते हैं। ये भी क्या है? करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी इसका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शिक्षा नीति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के चरणों फेजेस ऑफ टीचिंग का सही क्रम क्या है? यहाँ पे आपको शिक्षण के चरणों का सही क्रम बताना है। तो कौन कौन सा है देखिए। अंतः सक्रिय चरण, इंटरएक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। तो पूर्व सक्रिय चरण पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंटरएक्टिव फेज, ये हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट एक्टिव फेज। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको सीडीपी के मैराथन क्लास में अच्छे से समझाया। क्या है प्री एक्टिव? मतलब प्लानिंग। पहले आप क्या करेंगे? प्लान करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा पोस्ट एक्टिव फेज। तो इस तरीके से पहले कौन आया? पहले आया दूसरा। उसके बाद कौन आया? तो पहला आया। उसके बाद तीसरा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर तब होता है जब पूर्व ज्ञान नई स्थिति में सहायक होता है। करेक्ट है। रीजन है, तर्क दिया है, साइकिल चलाने का कौशल मोटरसाइकिल सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। जी नहीं, अगर ऐसा बात है तो वो है निगेटिव ट्रांसफर। यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के तहत परख क्या है? एक नया पाठ्यक्रम नहीं है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर है। परख क्या है? एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रवृत्ति योजना भी नहीं है, याद रखेंगे। अधिगम का सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किस संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर संरचनावाद? किससे संबंधित है? तो गेस्टाल्टवाद से, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीन मुख्य चर वेरिएबल्स कौन से हैं? तो शिक्षक जो स्वतंत्र चर है, छात्र परतंत्र चर और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। माता पिता नहीं आएंगे इसमें। तो एक, दो, तीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को बाल केंद्रित विधि नहीं माना जाता है। बिल्कुल नहीं माना जाता है। करेक्ट है। तर्क है, रीजन दिया है, इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होते हैं। हाँ ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और व्याख्या भी क्या है? सही है। अल्बर्ट बैंजुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है?
रटने पर जी नहीं। दूसरों के व्यवहार के अवलोकन और नकल पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगला है प्रयास और त्रुटि पर जी नहीं। अंतर्दृष्टि पर जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरों के व्यवहार के अवलोकन और नकल पर। अधिगम की विशेषताओं में शामिल है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम करेक्ट बात है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, करेक्ट है। यह हमेशा सकारात्मक होती है, हमेशा शब्द दिखे तो वो निगेटिव शब्द होता है, ठीक है। हमेशा सकारात्मक नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो 1 2 4 ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अभिकथन है, निगेटिव ट्रांसफर तब होता है जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डालता है, करेक्ट है। भारत में कार चलाने का अनुभव अमेरिका में ड्राइविंग सीखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हाँ, भारत में आप कार लेफ्ट साइड चलाते हैं और अमेरिका में राइट साइड ड्राइविंग है, तो ये क्या है? उसमें बाधा बनेगा। तो ये क्या है? निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। मतलब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की पालन पोषण शैली में देखभाल केयर कम होता है लेकिन नियंत्रण कंट्रोल हाई होता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। केयर जिसमें कम होता है और कंट्रोल जिसमें काफ़ी हाई होता है, वो क्या होता है? अथॉरिटेरियन होता है, अधिनायकवादी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, हाँ करेक्ट है। कक्षा 1 से अनिवार्य अंग्रेजी, जी नहीं। बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों, ठीक है। उसके बाद अगला है, अभिकथन है, स्मरण स्तर मेमोरी लेवल का शिक्षण शिक्षण का आधार है, करेक्ट बात है। रीजन है, इसके पीछे का तर्क है, उच्च स्तर के चिंतन के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों और सूचनाओं का याद होना आवश्यक है, हाँ ये भी जरूरी है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन या वर्धा योजना 1937 किस पर केंद्रित थी? किस पर केंद्रित थी? अंग्रेजी माध्यम पर, जी नहीं। हस्तशिल्प और स्वावलंबन पर, तकनीकी शिक्षा पर, जी नहीं। रटने की प्रणाली पर, जी नहीं। किस पर केंद्रित थी? तो हस्तशिल्प और स्वावलंबन पर। तो इस तरह से सीडीपी के इस एमसीक्यू के मैराथन में हमने 5 सेट देखे। पहला सेट में हमने 44 क्वेश्चन देखा, दूसरा सेट में 33 क्वेश्चन, तीसरा सेट में 44 क्वेश्चन, चौथा सेट में 44 क्वेश्चन और अभी पांचवा सेट में हमने देखा 32 क्वेश्चन। इस तरह से हमने लगभग 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और सभी क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी हाई है। अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से बना पा रहे हैं देन डेफिनेटली आपका एक बेहतरीन तैयारी हो चुका है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की अगर आप मैराथन क्लासेस और चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको और मैराथन क्लासेस चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या थ्योरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम और मैराथन वीडियो बनाएंगे। और एक चीज़, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है टीचर 3.0। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाते हैं, जो भी क्लास नोट्स होते हैं वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।